हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको हम लोग शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी है, उसको किसने दिया था 1940 में? सिडविक और पावेल ने दिया था। ठीक है, फर्दर इसको इम्प्रूव किया गया 1957 में, किसने? न्यूम एंड गिलेस्पी ने। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब देखो जो इसके मेन इसके थ्योरी का जो है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। ठीक है, इनको पोस्टुलेट वन बाय वन डिस्कस करना है हमने। इस पोस्टुलेट के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वन पोस्टुलेट क्या बोलता है? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग लॉन पेयर भी कहते हैं। इन द सेंट्रल एटम, ये बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा उसके सेंट्रल एटम में, उसके केंद्रीय परमाणु में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने लॉन पेयर हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको पहले तो ये आना चाहिए कि भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं और लॉन पेयर क्या होते हैं। देखो, तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, तो हमको उसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पता होनी चाहिए प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज दैट हमने BCl3 में जो सेंट्रल एटम है इसके पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, बोरॉन जो होता है, बोरॉन होता है 5। ठीक है, इसका कन्फिगरेशन निकालेंगे तो 1s2 आता है, 2s2 आता है, 2p1 आ जाएगा। ठीक है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन तो ऊपर होते हैं। दूसरे सेल में ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ दो? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, और जो क्लोरीन इसके साथ में है, क्लोरीन का आपको बता रहा हूँ कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका कन्फिग्रेशन निकालोगे तो क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरे सेल ये भी है, ये भी दूसरा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तीसरे सेल में कितने हैं? 7। ठीक है, तो जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको एच ड्रॉ कर देता हूँ 7 को। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ लगाया मैंने, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां। ठीक है, इसके पास भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ भी बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ भी बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो जो बोरॉन है भाई, बोरॉन के पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 3। मतलब बॉन्ड पेयर में कितने बॉन्ड बन गए? 3। तो BCl3 में जो बॉन्ड पेयर है, शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अब लॉन पेयर कितने होते हैं? लॉन पेयर देखो, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 ही थे। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 के 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हैं भाई। अगर खर्च हो गए हैं, बॉन्डिंग बनाने में खर्च हो गए हैं, तो इसके पास एक भी लॉन पेयर नहीं होगा। तो इसके पास जो लॉन पेयर, जिसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, वो कितना होगा? 0। तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस लॉन पेयर। तो कितना होगा? 3 + 0 = 3। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं एक बार। सपोज दैट हमारे पास CH4 है। ठीक है, अच्छे से समझना। तो सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास तो 1 होता है। मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके पास भी 1 है, 4 है। इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इसने दिया, तो 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने हो गए? इसके पास 4 हो गए। मतलब बॉन्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड बन गए? 4 बन गए। और लॉन पेयर कितने हो गए? LPS मतलब कितने हो गए? 0, क्योंकि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, 4 के 4 खर्च हो गए, तो लॉन पेयर कितने हो गए? 0। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो कितना होगा? 4 धन 0 = 4। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास है NH3। ठीक है, NH3 में जो नाइट्रोजन है वो है सेंट्रल एटम, उसके पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही रहता है, तो मैंने इस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया। तो 1 बॉन्ड यहाँ से बनेगा, 1 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड यहाँ से। तो इसमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं,
बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, 1 2 3, 3 हो गए, ठीक है। लोन पेयर है वो कितने होंगे, अब समझना, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए नाइट्रोजन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है, ठीक है। तो इसके पास जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे, एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हम इसमें निकालें कितना आ जाएगा भाई, 3 धन 1 बराबर 4, समझ रहे हो। तो तभी बोलता है कि जो भी इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, जैसे BCl3 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर NH3 है, NH3 का शेप किस पर डिपेंड करेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 4, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पर इसका शेप डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इफ द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर, इट विल हैव डिस्टॉर्टेड और irregular geometry or shape because the lone pair repel adjacent electron pair more strongly than bonding electron pair। इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज करो ये मैंने जो ज्योमेट्री लिखी है ना, ये ज्योमेट्री जो है ये है बिल्कुल, इसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब समझे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस लोन पेयर, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आएंगे तो जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है, ठीक है। 3 आएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगी, 4 आएंगे तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड बन जाएगा, 6 आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, 7 आएंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये दूसरा पॉइंट आपको इजीली समझ में आता है। तो ये क्या बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम, सपोज करो ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम इसमें बोरोन है, CH4 में कार्बन है और NH3 में N सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो ये अब इसको देखो भाई, जो बोरोन है, बोरोन तो सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, इसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है, ठीक है, तभी 3 आए थे। और मेथेन में 4 बॉन्ड पेयर हैं, इसमें भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो जिसमें लोन पेयर नहीं होते हैं, सिर्फ जिसमें सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर से घिरा होता है, उसकी ज्योमेट्री होती है रेगुलर। रेगुलर मतलब जो ये जो मैंने आपको ज्योमेट्री दिखाई, जैसे BCl3 है, देखो BCl3 में, जैसे BCl3 की बात करें तो BCl3 में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आए, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए, 3 आए। तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास CH4 में, देखो CH4 में क्या आया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आई, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते तो ज्योमेट्री कैसे आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी, ठीक है। एक देखो, अब हमारे पास यहाँ पर आए, देखो NH3 का, अगर हम NH3 की बात करें तो इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए, 4 आए, ठीक है, 4 आए। इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, ठीक है, यानी शेप कैसा होना चाहिए, NH3 का टेट्राहेड्रल होना चाहिए। पर एक चीज़ देखो, देखो BCl3 में CH4 में कोई भी लोन पेयर है नहीं, तो इनकी जो ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, इसकी होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। पर यहाँ पर देखो NH3 के केस में इसमें एक लोन पेयर भी है, देख रहे हो, एक लोन पेयर भी है, मतलब कि जो सेंट्रल एटम है 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास, 3 बॉन्ड पेयर ने घेरा है, एक लोन पेयर ने सेंट्रल एटम को घेरा है। तो जो NH3 की ज्योमेट्री होगी वो इरेगुलर होगी, इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, मतलब टेट्राहेड्रल नहीं होगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल से कुछ चेंज हो जाएगी, टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा बिगड़ जाएगी, ठीक है। क्या ज्योमेट्री होगी उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से घिरा है तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर होगी, ठीक है। क्यों, बिकॉज द लोन पेयर रिपल एडसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रांगली देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे देखो ये बोल रहा है कि जैसे हमने ये बना दिया, अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग, ये इसको बोलते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करता है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ ज़्यादा जगह लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपस में रिपल्सन करते हैं, ये इसके साथ रिपल्सन करेगा, ये इसके साथ रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करने से दूर जाते हैं, ठीक है। पर जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर क्या करता है, इसके चारों तरफ ज़्यादा जगह लेता है, तो वो क्या करता है, जो लोन पेयर करेगा, लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करेगा। देखो ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, पर जो लोन पेयर एक तो रिपल्सन करेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर दूर जा रहा था वो फिर से नजदीक आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा रिपल करता है किसको, बॉन्ड पेयर को, ठीक है। तो ये साइज में लिखा हुआ है।
थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। देखो जैसे सपोज दैट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे हमारे पास है H2O है, ठीक है, H2O में भाई ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो मैं निकालता हूँ 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या है 2 H हैं, तो एक H यहाँ एक H यहाँ पर लिख दिया, इसके H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बन गया है। तो देखो इसमें देखो जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 2, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, तो कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का कितना पेयर बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कितना जुड़ा बनेगा, 2, तो 2 लोन पेयर, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कितने होंगे, तो 2 धन 2 कितना होगा 4, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है इसको बॉन्ड पेयर ने भी और लोन पेयर ने भी घेरा, तो जो H2O है H2O की ज्योमेट्री भी रेगुलर नहीं होगी, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इरेगुलर होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है, कह रहा है किसके कंपेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेयर में, और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। जैसे हम अगर इसकी बात करेंगे H2O में, H2O ऐसा होता है, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे ऐसा कैसे, ये है, ये देखो। अब यहाँ पर क्या है भाई, इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड पेयर, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। एक रिपल्सन इसके बीच में भी तो हो सकता है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन भी होता है, ठीक है। अब लोन पेयर आपस में भी तो रिपल्सन कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, तो लोन पेयर रिपल्सन भी होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो होता है लोन पेयर का, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, पहले इन दोनों का रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे तो ये धक्का मुक्की ज़्यादा कर सकते हैं मतलब आपस में, ठीक है, तो वो इसको भी रिपल कर सकता है। फिर उसके बाद जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन वो थोड़ा सा कम होता है, किसके कंपेयर में, लोन पेयर के कंपेयर में। सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर का, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इट विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो BCl3 में सिर्फ BCl3 को 3 बॉन्ड पेयर ने घेरा है, इसमें लोन पेयर नहीं है। CH4 को देख सकते हो, CH4 में कार्बन को 4 बॉन्ड पेयर ने घेरा है, इसमें भी लोन पेयर नहीं है। तो BCl3 और जो CH4 की ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज रिपल्सन इंक्रीज एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ये बोलता है कि अगर लोन पेयर की संख्या बढ़ जाएगी तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा और रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एंगल घट जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने CH4 दिया है, तो इसमें जो लोन पेयर होता है वो होता है 0, एक भी लोन पेयर नहीं होता है। इससे पहले मैंने आपको सिखा रखा है कैसे लोन पेयर निकालने हैं, कैसे बॉन्ड पेयर निकालने हैं, ठीक है। NH3 में एक लोन पेयर होता है और H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ को क्या हो रहा है, लोन पेयर बढ़ रहे हैं, तो भाई लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा, देख लो। जिसमें लोन पेयर कम है ही नहीं तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, ठीक है। इसमें बॉन्ड बॉन्ड एंगल 160 डिग्री है, इसमें 105 डिग्री है, ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जांपल देखा, ये है CH4, ये है NH3 और ये है H2O। तो यहाँ पर क्या है, एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। तो इसका एंगल कितना है, ये वाला 109 डिग्री लॉग ऑलमोस्ट। इसका कितना है, ये वाला 160 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 105 डिग्री। तो ऐसा क्यों होता है, बॉन्ड एंगल लोन पेयर के कारण क्यों घटता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री। अब जब लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर क्या करेगा पता है, धक्का मुक्की करेगा भाई, धक्का मुक्की। ये इसको रिपल मतलब अगर ये लोन पेयर इसको धक्का मारेगा, धक्का मारने से ये बॉन्ड थोड़ा इधर को नहीं आएगा, तो थोड़ा नज़दीक आ जाएगा इसके, ठीक है। तो 109 डिग्री से घट के कितना हो गया, 160 डिग्री हो गया। 109 डिग्री था। अब इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर ने इसको रिपल किया, इसको रिपल किया और इसको भी रिपल किया, यहाँ पर इसको भी धक्का मारा, इसको भी धक्का मारा। धक्का मारने से ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री से घट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था। ये लोन पेयर क्या करेंगे, ज़्यादा इस आपस में धक्का मुक्की करेंगे, आपस में लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो ये ज़्यादा रिपल, इसको भी ज़्यादा रिपल कर देंगे फिर, ठीक है। ये जो नज़दीक आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये इन दोनों के नज़दीक आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर
ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज नियर द सेंट्रल एटम, ये बोलता है कि बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन ज़्यादा हो सकता है अगर बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के नज़दीक हो। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमारे पास H2O है, H2O है, ठीक है, H2S है, इसमें हम लोग समझ लेंगे H2S है, ठीक है, H2Se है ये, ठीक है, जो एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। और इसमें देखो भाई इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 105 डिग्री है, ठीक है, 5 डिग्री है। अब यहाँ पर भी 2 लोन पेयर हैं, ऐसे दिखा देते हैं, सब में 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर हैं। तो ये बोलता है कि ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड है। तो ये कह रहा है कि ये जो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, इसके और इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, कह रहा है जब जो ये बॉन्ड पेयर है, लिखा है ना, इफ द बॉन्ड पेयर इज नियरर द सेंट्रल एटम, देखो इनके बीच में भी रिपल्सन ज़्यादा हो सकता है, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में भी रिपल्सन ज़्यादा हो सकता है जब ये बॉन्ड सेंट्रल एटम के नज़दीक हो। इसका मतलब है कि देखो सेंट्रल एटम के नज़दीक कब होंगे, जब इनमें से सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सेलेनियम से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ज़्यादा शिफ्ट करता है, अपनी तरफ ज़्यादा खींचे रखता है। और खींचे रखेगा तो ये जो ये बॉन्ड पेयर हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेंगे। अगर ज़्यादा शिफ्ट रहेंगे तो ये आपस में रिपल्सन भी ज़्यादा करेंगे। रिपल्सन करने से क्या होगा, नज़दीक नहीं आ पाएंगे, ये मतलब ये और ये नज़दीक नहीं आ पाएंगे, दूर ही रहेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम है ऑक्सीजन से, तो ये जो बॉन्ड पेयर हैं सल्फर के उतने क्लोज, उतने नज़दीक नहीं होंगे जितने इसमें है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड सल्फर के उतने नज़दीक नहीं होंगे तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो भी तो कम होगा, और रिपल्सन कम होगा, देखो क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा होने से बॉन्ड इसमें कितना बॉन्ड ज़्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, ठीक है। रिपल्सन कम होने से ये बॉन्ड क्या करते हैं आपस में, अगर नज़दीक भी, सपोज करो ये है सल्फर और H है, अगर इनके बीच में रिपल्सन कम होगा तो ये आपस में नज़दीक भी आ सकते हैं भाई, नज़दीक से यहाँ से इतना भी नज़दीक आ सकते हैं, नज़दीक आएंगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है। अगर ये आपस में नज़दीक नहीं आ सकते तो बॉन्ड एंगल घटेगा नहीं, बढ़ सकता या उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेम। तो सल्फर के केस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल और घट गया, ये और भी घट गया, धीरे धीरे बॉन्ड एंगल घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गए VSEPR के पोस्टुलेट्स। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां हैं इस थ्योरी में। वो क्या है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू कोवेलेंट कंपाउंड एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है। 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक। तो जो VSEPR है सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के लिए अप्लाई होती है, आयनिक कंपाउंड के लिए थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये कमी रह गई है, ठीक है। दूसरी, दिस थ्योरी डज नॉट हेल्प इन द प्रेडिक्शन ऑफ शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने देखा होगा 12th में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजक यौगिक जो चैप्टर था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनका जो शेप होता है उनके शेप का अनुमान इस थ्योरी से हम लोग नहीं लगा सकते, तो ये भी कमी रह गई। तीसरा पॉइंट है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल विच हैव एन इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलता है कि यह थ्योरी उन मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन नहीं कर सकती है जिसके पास इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है।